हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल इट्स टाइम टू फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, वैद्युत घर्षण। यानी कि मैं रिकॉल कर देता हूं, जब किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो देखा जाता है वहां पे किस तरीके से वो वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुणधर्म लेके आ जाती हैं। यानी कि हम कह देते हैं कि जो हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारा विद्युतमय हो गया है, चार्जेबल हो गया है, यानी कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो बच्चों, आज ये आपके लिए स्पेशल पॉइंट, ये स्पेशल क्लास जो है वो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आज हम एक स्पेशल पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आज आपके लिए पहला सवाल सुमित सर की तरफ से ये है कि जब हम वैद्युत घर्षण पढ़ते हैं तो वहां पे स्थिर वैद्युत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्थिर वैद्युत की। तो हम क्या बताते हैं बच्चों स्थिर वैद्युत की के बारे में? कि जब आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी स्थिर अवस्था में किया जाता है, मतलब कि जब हमारा चार्ज कैसे रहता है? एट रेस्ट पोजीशन, यानी कि विराम अवस्था में रहता है। फिर उसी के साथ हम कहते हैं विद्युत धारा। मैंने आपको समझाया था विद्युत धारा, यहीं पे मैंने आपको समझाया था कि यदि हमारा चार्ज जो है यानी कि आवेश जो है उसके गुणधर्मों का अध्ययन हम उसके गतीय अवस्था में करते हैं तो इसी बात को हम नाम देते हैं विद्युत धारा। क्लियर बच्चों? ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। हालांकि मैंने बताया भी था कि यहां पे एक स्पेशल बात और होती है कि यहां पे जो आवेश है हमारा, उसके गति करने का जो कारण होना चाहिए वो कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। तो बच्चों, मेरा सवाल यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हमने सीखा था कि सपोज दैट ये हमारे पास कोई प्लस चार्ज है और हमने कहा इसके पास ये कोई प्लस q नॉट टेस्ट चार्ज है। तो अगर हम इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेस करने के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो बच्चों ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। रिपल करने का मतलब क्या है? इसको इसकी पोजीशन से मूव कराएगा, यानी कि गति अवस्था में ले आएगा। क्लियर बच्चों? एक पॉइंट। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास यहां कोई प्लस चार्ज है और मैंने इसके नियर बाय क्या ले गया? कोई माइनस चार्ज। तो अब ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इसको बच्चों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अट्रैक्ट करने का मतलब है कि मैं यहां पे खड़ा हूं, वहां पे कोई सामने पर्सन खड़ा हुआ है, उसको मैं अपने पास बुला लूं, अपने पास खींच लूं। क्या कर लूं बच्चों? पुल कर लूं अपने पास। तो वो अपनी स्थिति को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, यानी कि स्थिति परिवर्तन कर देगा समय के साथ, जिसको हम गति कहते हैं। तो अगर यहां पे भी देखें तो चार्ज तो हमारा यहां पे भी गति कर रहा है बच्चों, स्थिति को परिवर्तित कर रहा है अपनी को। तो मेरा सवाल यह है बच्चों, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा होगा? जैसे कि हमने कहा कि आवेश की गुणधर्मों का अध्ययन उसकी गति अवस्था में करना, तो आवेश है, गति अवस्था में भी है, तो क्या बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा होगा? मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा। तो सोचे जरा इसको, नीट और आईआईटी के हिसाब से जरूर सोचें। जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे उन पे एक बार फिर से फोकस करें। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो क्लास को जाके जरूर देखें, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और सभी बच्चे अब इसको कमेंट करके बताएंगे कि सर इसके पीछे रीजन ये है। तो चलिए बच्चों, ये तो बात हो गई। जैसे अदर चैनल पे आप देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से सवाल तो पूछ लेते हैं। तो अगर टीचर सवाल, अगर बच्चे को आंसर ही पता होगा तो वो पढ़ ही क्यों रहा होगा? तो हमारा वो काम नहीं है कि हम सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब हम इसके पीछे बच्चों जानते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ पे रीजन क्या रह रहा होगा समझते हैं बच्चों। याद है मैंने इसको विद्युत धारा को जो समझाया था यहाँ पे, वो मैंने इस तरीके से कहा था कि जब आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन उसकी गति अवस्था में किया जाता है, केवल और केवल उसे ही विद्युत धारा नहीं कहते, यानी कि आवेश की गति का जो कारण है वो कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। तो बच्चों, पहली बात आपके दिमाग में आई होगी कि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल जो हमारा पावर सोर्सेज है वो यहां पे नहीं लगा हुआ है, जैसे कोई बैटरी हो सकता है या कोई सेल हो सकता है। दूसरी बात, फिर बच्चों के दिमाग में बात और आई होगी कि आखिर फिर ये क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसका बहुत आसान सा जवाब आंसर है बच्चों कि हमने सीखा था कि आवेश जो होता है, हमने उसके गुणों को, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा था कि किस तरीके से जो प्लस प्लस होता है वो रिपल करते हैं, मतलब सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, यहां पे आवेश का आकर्षित होना या प्रतिकर्षित होना, उसका कारण है आवेश के गुणधर्म।
वो यानी कि जो उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणधर्म होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन के द्वारा बनते हैं। क्लियर बच्चों? पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि विद्युत धारा हम तब कहेंगे जब आवेश की गति का जो कारण होगा वो कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत होगा, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज जो होगा वहां पे वो होगा। और यहां पे जो ये मूवमेंट कर रहे हैं इसका कारण कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं है। क्या है बच्चों? फिर इसका इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन की वजह से। क्लियर बच्चों? तो आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न है जो आपसे इस पर आधारित और भी बहुत सारे प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे पहले आंसर, मेरे आंसर को बाद में देखेंगे, पहले अपना आंसर देंगे। क्लियर बच्चों? तो कमेंट करें और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें ताकि हमें भी एक ऊर्जा मिलती रहे। तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन के आगे, वो होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण। तो इस टॉपिक को बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ एक अच्छी प्रिपरेशन और एक अच्छी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।